हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर्स 1D मोशन एंड 2D मोशन का क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। अ वेक्टर मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एक वेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है कि इसे फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। वेक्टर का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल फोर्स। ठीक है, और स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाकी टेंसर क्वांटिटीज आर दोज वेयर मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट और ऑब्जर्वर। टेंसर क्वांटिटीज की एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। A vector must have both magnitude and direction. It is the must condition for a vector. Then this is a vector, it is head or it is tail. ठीक है, only null vector or zero vector is a vector which has undefined direction with zero magnitude. वैसे तो हम कहते हैं वेक्टर के पास डायरेक्शन होना मस्ट है, लेकिन नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है विद अ जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, देन वी हैव पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। एक्सियल वेक्टर्स एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल वेक्टर्स सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम थीटा, ओमेगा और अल्फा से डिनोट करते हैं। देन आते हैं रेडियल वेक्टर्स, जो कि रेडियस के अलोंग या फिर अवे फ्रॉम रेडियस एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और फोर्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए इक्वल्स टू 3i कैप, 5j कैप, 4k कैप, दैन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, या तो सिंपल ए लिख देंगे या फिर इस वेक्टर पे मॉड लगा देंगे। वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3, वाई 5 और जेड 4। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 1। इसे हम एक कैप से डिनोट करेंगे, जो कि होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देन आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल कैसे देखते हैं हम? या तो उसे टेल से टेल ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हेड टू हेड ज्वाइन करा है, ये टेल टू टेल करा है। अगर हमारे पास इसका ये हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला हम एंगल नहीं मानेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे पैरेलली, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इसका एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमें हेड टू हेड ज्वाइन करना है या फिर टेल टू टेल, और जब यहाँ ये ज्वाइन हो रहा है वही इसका एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक ट्राइंगल लॉ होती है। अगर ए का वेक्टर है, उसका जहाँ पर हेड ख़त्म हो रहा है वहाँ से बी वेक्टर स्टार्ट होता है, उसकी टेल इसके हेड को ज्वाइन करती है। देन फिर इसके हेड को और इसकी टेल को, इसका हेड और इसका टेल इसके टेल से जोड़ना चाहेंगे और ये इससे जोड़ना चाहेंगे, इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि होता है ए प्लस बी इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या करते हैं, हम इसका सिंगल कॉमन पॉइंट लेते हैं जहाँ पे इसकी टेल और बी की टेल ज्वाइन होती है, फिर इसका पैरेलल वेक्टर बनाते हैं ए का, देन बी का पैरेलल वेक्टर बनाएंगे, देन इसका यहाँ के इंटरसेक्शन को यहाँ के इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे। ये आता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट D2 है। D2 होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से जहाँ पे टेल और हेड इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं इसका सब्ट्रैक्शन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो डायगोनल 2 कौन सा है? ये वाला हमारा, ये डायगोनल 2 है, ये है ए प्लस बी, और ये डायगोनल 1 है जो कि है ए माइनस बी। जनरली हम रिजल्टेंट एडिशन वाले को ही कहते हैं। ठीक है, देन फिर हमारे पास रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है। फिर टेन अल्फा होता है हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर हम इस वेक्टर को देखेंगे तो ये ए और बी का टोटल एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट से जो ए का एंगल है वो अल्फ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग टेन अल्फ़ा हमने लिखा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है रिजल्टेंट की? वो होती है ए प्लस बी, और मिनिमम कितना हो सकता है? ए माइनस बी, बिकॉज हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखकर। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा,
और tan बीटा होता है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक मैथ्स का टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करने के लिए। अगर कोई एंगल 90 प्लस माइनस थीटा में लिखा हुआ है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन में लिखा हुआ है तो कॉस हो जाएगा और कॉस में हो जाएगा तो साइन हो जाएगा। और अगर 180 प्लस माइनस थीटा में तो फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, बिकॉज कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, उस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। देन हमारे पास अगर वेक्टर लिखा हुआ है a इजिकल्स टू a cos अल्फा आई कैप प्लस a cos बीटा जे कैप प्लस a cos गामा जे कैप, सॉरी ये k कैप है। ठीक है, देन फिर क्या होता है, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर देखेंगे तो हम इसे a से डिवाइड कर देंगे वेक्टर को, तो ये आ जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर कर देंगे, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये दोनों होती हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये नीट में आ सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन इज़ 1, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन इज़ 2। देन नेक्स्ट है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशन होती हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ पर माइनस बी आएगा प्लस माइनस कॉस है साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस माइनस ए बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ आता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस कोसाइन है साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, इसमें प्लस के साथ प्लस आएगा, निगेटिव के साथ निगेटिव, इसमें प्लस के साथ निगेटिव आएगा और निगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो वेक्टर एडिशन होता है 2a cos थीटा बाय 2 एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है 2a sin थीटा बाय 2। फिर जब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो उनका एडिशन 0 डिग्री पे 2a के इक्वल होता है, 60 डिग्री पे √3a होता है, 90 डिग्री पे √2a होता है, 120 डिग्री पे a होता है और 180 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास तो 2 वेक्टर चाहिए। ठीक है, और 2 वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं तो हमें 2 की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हैं तो हमें 3 वेक्टर चाहिए मिनिमम, इससे रिजल्टेंट 0 हो जाता है। और अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो 4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट 360 बाई n डिग्री देन रिजल्टेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 हैं तो नए, अगर 180 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट 0 है, अगर 3 है तो 120 डिग्री पे रिजल्टेंट 0 है, 4 तो 90 डिग्री पे, 5 है तो 72 डिग्री पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। देन फिर आता है वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं तो वेक्टर सेम रहता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल वेक्टर सेम रहेगा। इट मीन्स इट अलाउज पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, अगर हम इस वेक्टर को ए वेक्टर को उठाकर शिफ्ट करेंगे ऐसे तो ये सेम रहेगा। अब हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, और यहाँ पर ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कम्यूटेटिव है। ठीक है, अगर थीटा 0 है मतलब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल्स टू 1,
और अगर 90 है तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब अगर कोई ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या आएगा 0, बिकॉज कॉस 90 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर रिजल्टेंट क्या होता है, इसका स्केलर होता है। फिर हमारे पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें जो रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी हमारे पास पी है तो इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होता है। यहाँ पर ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। स्केलर कम्यूटेटिव होता है बट नॉट वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पर आई क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के माइनस जे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई जे के, आई से जे जाएंगे तो प्लस के आएगा, जे से के आएंगे तो प्लस आई आएगा, के से आई पर प्लस जे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए। वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस आर, एक्सेलरेशन होता है अल्फ़ा क्रॉस आर, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। टाउ टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, पी होता है लीनियर मोमेंटम। तो फिर आता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, मतलब अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो उसकी कंडीशन होती है ए क्रॉस बी डॉट सी 0, बी क्रॉस सी डॉट ए 0 और ए क्रॉस सी डॉट बी 0। मतलब किसी भी दो का क्रॉस तीसरे वाले के डॉट के साथ 0 आना चाहिए, ठीक है। ये तीन अगर प्लेनर हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमारे पास ए और बी इनका रिजल्टेंट आर इस तरह से बना हुआ है ट्राइंगल से, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। पैरेललोग्राम का, तो अगर हमने पैरेललोग्राम बनाया है फिर से पैरेलल शिफ्टिंग से ज्वाइन कर दिया है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ए क्रॉस बी के इक्वल। अगर हमारे पास डायगोनल्स गिवन है तो इसी का एरिया आ जाएगा हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। पहला डायगोनल ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसमें हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देन अगर हमारे पास लिखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अगर ये ए वेक्टर है तो सबसे पहले देखा है ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का ईस्ट में 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ पर आएंगे फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे 30 डिग्री तक, तो ये हमारा ए वेक्टर है। यहाँ पे 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट का 60 डिग्री साउथ, सबसे पहले ईस्ट पे जाएंगे फिर 60 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे, फिर ये आपका वेक्टर आ जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा है नॉर्मल तो ये 45 डिग्री, मतलब इसके मिड पॉइंट पर नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगा। ऐसे ही साउथ वेस्ट में इसके मिड पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी जो मीडियन है उसकी वैल्यू वो होती है √3/2 ए, साइड का √3/2 टाइम्स, और ये सेंट्रॉइड को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी हमें क्यूबॉइड का पता होना चाहिए, इसका फेस डायगोनल √2a होता है और बॉडी डायगोनल √3a होता है। देन ये हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन में अगर हम इसके इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये √3a टाइम्स होता है, और मिडिल में अगर ज्वाइन करते हैं तो ये 2a होता है, ये भी सिमिलरली √3a होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अगर हमारे पास इक्वल टाइम में डिवाइड है तो वेलोसिटी आएगा v1 + v2 + vn, जो भी टाइम जितने भी नंबर ऑफ टाइम होगा डिवाइडेड बाय n। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो n/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 + 1/v2 - 1/vn, ठीक है। अगर 2 होते हैं तो v1 + v2/2 और इसमें 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, बिकॉज एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन और स्पीड का डायरेक्शन सेम रहता है। अब हम कैलकुलस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ग्राफ है, ये y और x, तो इसका जो स्लोप है ये dy हमने बना दिया, ये dx है, तो यहाँ पे tan थीटा dy/dx है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है, यहाँ पर tan थीटा dy/dx के बराबर है।
अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x n माइनस 1। अगर y k है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट। अगर k x की पावर n है तो ये आ जाएगा k n x की पावर n माइनस 1। साइन x का cos x का माइनस साइन x, ठीक है, इसमें नेगेटिव याद रखना है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, e की पावर x का e की पावर x रहता है। फिर चेन रूल आता है, अगर हमारे पास d/dt ऑफ साइन x है, मतलब ये वाला टर्म और ये टर्म अलग है, तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जैसे साइन की जगह cos x लिख देंगे। फिर x अलग टर्म था, यहाँ पर t होना चाहिए था, ठीक है, जो इसमें का था, लेकिन यहाँ पर अलग टर्म है तो इसे अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे dx/dt, ठीक है। जैसे ये dv2 डिवाइड बाई dx है, ठीक है, ये x के टर्म में होता तो हम इसे 2x लिखते हैं, बट ये अलग टर्म में है, फिर हम पहले जनरल डिफरेंशिएट कर देंगे, 2v कर देंगे, v2 का 2v, ठीक है, लेकिन ये अलग टर्म था तो इसकी अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, dv/dx अलग से कर देंगे। सिमिलरली अगर d/dx ऑफ e x स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिफरेंशिएट करते तो सेम लिखा रहने देते, e की पावर x2 प्लस 2x। तो सिमिलरली अगर होगा हमारे पास d/dx ऑफ ax प्लस b की पावर n, जैसे हम k x की पावर n लिख देते हैं nx n माइनस 1, फिर इसमें हम लिखेंगे n, ये पूरा टर्म ax प्लस b की पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे a अलग टर्म था तो यहाँ पर इस पूरे टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस b को अगर dx से करेंगे तो ये कितना आएगा, सिर्फ a बचेगा क्योंकि b कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, ये रहेगा n ax प्लस b n माइनस 1 इंटू a, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू यू डॉट वी है, तो dy/dx हो जाएगा u dv/dx प्लस v du/dx। एग्जाम्पल में अगर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो पहले इसको एज इट इज़ रहने देंगे, साइन का cos x आ जाएगा, देन साइन x एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। देन अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं तो ये y और x है, तो ये dx है, अगर हम इस पूरे एरिया को लेना चाहते हैं, पहले हमने एक dA एरिया लिया है, ठीक है, ये पूरा y है, अगर हम इस पूरे को लेना चाहते हैं तो हम y इंटू dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें पूरा एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन dx करना है तो वो x आ जाएगा, c कांस्टेंट रहता है, जनरली हम नहीं लिखते, ठीक है। x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, e की पावर x सेम रहता है, e की पावर x, साइन x का माइनस cos x, जैसे उसमें cos x का माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट तरीके से याद कर सकते हैं आप, cos x का साइन x, जो साइन x का cos होता था यहाँ पे cos x का साइन x, ठीक है। 1/x या फिर x की पावर -1 dx अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन log x होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। देन अगर हमारे पास है साइन 4x प्लस 1 dx इज, तो इसका क्या करेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस में आएगा 4x प्लस 1, फिर जो अलग टर्म है इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 1 का आता है 4, तो इस कांस्टेंट को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड में करते हैं। अब हम करते हैं ax प्लस b की पावर n dx है, तो यहाँ पे ax प्लस b n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 जनरल तरीके से, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, इसे फिर से डिवाइड में कर देंगे, ठीक। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले याद कर लेते हैं, dv/dt d2x बाई dt स्क्वायर v dv/dx, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dt यहाँ पर किया है सेकेंड वाले में। अब हम x से v पर जाना चाहते हैं तो dx/dt करेंगे, v से a पर जाना चाहते हैं तो dv/dt करेंगे, a से वापस v पर आना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन a dt v के बराबर होता है, फिर v से x आना था इंटीग्रेशन v dt x के बराबर होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये पता ही है, v इक्वल्स टू यू प्लस इंटीग्रेशन a dt v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन a dx s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में कभी भी इंटीग्रेशन हम नहीं करते, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। यार v एवरेज होता है v प्लस यू बाई 2 अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे आती है v एवरेज इंटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगी v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है। फिर हमारे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है
तो मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई ट्रेन है तो उसका इंजन और उसका लास्ट जो हमारा कंपार्टमेंट अगर जा रहा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है मिड पॉइंट की, √v² + u² डिवाइड बाय 2। अब डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंड, अगर nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस निकालना है, होता है u + a/2 2n - 1। ठीक है। अब हमारे पास आता है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड का जो रेशो आता है वो आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड कौन से हैं, स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से 3 सेकेंड और ये सिर्फ उस थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो क्या होता है 1, 4, 9, 16, 25। मतलब इसमें इसका स्क्वायर करते जाना है। ठीक है, और इसमें ऑड नंबर रेशो होता है, ये होता है गैलीलियो रेशो, ये फर्स्ट वाला। और ये वैलिड इक्वल टाइम इंटरवल के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है इस 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। अगर 5 सेकेंड है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड है, उसके लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, अगर हमारे पास इक्वेशन है x² + bx + c, तो x की वैल्यू आती है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये फर्स्ट चैप्टर में ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रूट ऑफ x जो होती हैं, अगर हम रियल रूट्स निकालते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कभी कभार कि कौन सा टाइम ज़्यादा सही है, तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं वो हम लेते हैं। तो उसके हम देखने के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तभी रियल रूट्स आएंगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई सा भी स्पीड में कुछ भी कर सकता है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन होता है -g/k और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितनी होती है, u²/2g जब हम ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। S1, 2, 3 मतलब क्या है 1 सेकेंड में, फिर टोटल 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, टोटल 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, होता है 5:20:45:80। अगर फर्स्ट सेकेंड का देखना है, फिर सेकेंड का देखना है, थर्ड सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसका आता है 5, 15, 25, 35, 45 इस तरह से। ठीक है, फिर हम टाइम का देखते हैं। अगर हमने ड्रॉप किया है, तो अगर हमने h हाइट से ड्रॉप किया तो t1 टाइम कैसे निकालेंगे, √2h/g इस इक्वेशन से। ठीक है, फिर अगर 2h हाइट ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो √2 में आएगा, तो ये √2t1 आएगा। फिर 3h हाइट के लिए √3t1। तो मतलब पर्टिकुलर के लिए कितना, इस वाले के लिए अगर देखना है सिर्फ तो कितना रहेगा, √2t1 टोटल -t1। तो अगर t1, t2, t3 देखना है तो आ जाएगा 1:√2:√3:4:4:5। अगर टी फर्स्ट, टी सेकेंड, टी थर्ड देखना है तो आ जाएगा 1, √2 - 1, √3 - √2, √4 - √3। फिर अब हम आते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ में कैसे करते हैं, अगर ये हमारा इस तरह से इस साइड में जा रहा है ग्राफ तो इसे पॉजिटिव मानते हैं, अगर नीचे की साइड जा रहा है तो वो नेगेटिव है। तो ये स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी लिखते हैं। जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। c y इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है। और इसका दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, x/a + y/b = 1। x के साथ इसका इंटरसेप्ट, y के साथ इसका इंटरसेप्ट, ये 1 के इक्वल आता है। अगर हमारे पास b की वैल्यू 2 है, a की 4 है, तो हम लिखेंगे x/4 + y/2 = 1। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा x + 2y = 4। देन फिर पैराबोला में क्या होता है, x = y² है, तो मतलब x के सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। x = -y², तो ये x के सिमेट्रिक ही होगा, लेकिन ये निगेटिव में जाएगा। ठीक है, मतलब y की कोई भी वैल्यू आए, x क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव ही रहेगा, बिकॉज स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली y = x², y = -x²। फिर ये xt ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो निगेटिव, वो डिक्रीज़ कर सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ करता है, तो डिस्टेंस के लिए ये आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ करता है।
ये वाला ग्राफ अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी एक टाइम पे दो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेम इंटरवल पे दो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर डिसकंटिन्यूस ग्राफ xt का नहीं पॉसिबल है, ठीक है, एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता। देन वेलोसिटी देखते हैं तो dv/dt स्लोप जो देता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, और इसका एरिया इंटीग्रेशन v/dt वो x डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड में डिक्रीज बट कांट बी निगेटिव, ठीक है, ये इसका स्पीड, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो होती है वो डिक्रीज तो कर सकती है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती। फिर एक्सेलरेशन का देखते हैं तो इंटीग्रेशन a/dt v-u देगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और स्लोप देता है d³ x/dt³, ये जर्क कहते हैं इसे dA/dt, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, इसका एरिया इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। फिर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो मतलब किसी एक पोजीशन पर है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ए क्या होगा, ज़ीरो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव में आएगी। फिर ए कांस्टेंट है v=u+at से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यहाँ पर u पॉजिटिव है, यहाँ पर u ज़ीरो है, यहाँ पर u निगेटिव में है, ठीक है। फिर अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये एक स्माइलिंग ग्राफ बनाएगा xt ग्राफ में, ठीक है, और अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये इस तरह का सैड वाला ग्राफ बनाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वाला गलत है। फिर जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज करी, देन कांस्टेंट रही, देन निगेटिव में आ गई। एक्सेलरेशन इंक्रीज करने पे पॉजिटिव था, देन वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी निगेटिव में मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्माइलिंग ग्राफ, एक्सेलरेशन ज़ीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब सैड वाला ग्राफ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब हम आते हैं मोशन इन 2D में, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। x² + y² अगर r² है, या फिर x² + y² 1 है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है। x² a² + y² b² अगर 1 है तो वो एलिप्स है। अगर ये सेम है r² दोनों जगह सेम आ रहा है नीचे तो ये सर्किल है, अगर नीचे का इंटरसेप्ट अलग आ रहा है तो वो एलिप्स है। अगर x² a² - y² b² 1 है तो वो हाइपरबोला, निगेटिव में हाइपरबोला हो जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट y = 1/x, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका यहाँ पे भी बन सकता है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अगर y - 1/x है तो एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी निगेटिव है, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी VAB अगर हम कहेंगे तो होता है VA - VB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो यहाँ पे B क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटिव पॉसिबल हैं बट टाइम कभी भी रिलेटिव नहीं होता। ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल मोशन, सिंस टू बॉडीज बोथ हैव एक्सेलरेशन = -g, ठीक है, दोनों का -g एक्सेलरेशन है तो देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, रिलेटिव A का माइनस B का एक्सेलरेशन और दोनों का सेम वैल्यू है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अब हम कंडीशन ऑफ कोलिजन इन 2D मोशन देखेंगे। अगर दो बॉडीज़ 2 डायमेंशन में कोलाइड करती हैं तो इनका y इंटरसेप्ट सेम रहना चाहिए, तो जिससे आता है v1 sin θ1 = v2 sin θ2, ये कंडीशन ऑफ कोलिजन है, ठीक है। फिर रिवर बोर्ड में देखते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम में हम जा रहे हैं मतलब स्पीड बढ़ रही है, साथ साथ जा रहे हैं हम रिवर के, तो VB + VR हो जाएगा। अगर अप स्ट्रीम है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो VB - VR। अगर हम चलना चाहते हैं रिवर में तो हमारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए रिवर से, तो VB > VR। अब हम देखते हैं रेन, वर्टिकली अगर फॉल करती है और ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसी नॉर्मल रेन आएगी। फिर अगर ये मैन वेलोसिटी से चलने लगता है वी से, तो ये जब इसे देखता है रेन को, तो ये अपनी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भेजेगा, तो ये वी इधर आएगा और वी तो नेट वेलोसिटी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में। ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अम्ब्रेला जिस वर्टिकल से पकड़ते हैं, ठीक है, तो इस एंगल पर पकड़ेगा, तो ये एंगल सेम रहेगा। तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा Vm/VR, ठीक है। इस वाले से देख सकते हैं हम, ये थीटा है और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा √VR² + Vm², ठीक है। अगर किसी एंगल थीटा पे है, जैसे ये VR है, तो यहाँ पे VR cos थीटा है, यहाँ पर VR sin थीटा है। तो ये मैन अपनी वेलोसिटी, मैन जब चलने लगेगा तो ये अपनी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में देगा। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर मैन की वेलोसिटी VR sin थीटा के बराबर है, तो रेन इसे कैसे नजर आएगी, नीचे आती हुई। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी, VR cos थीटा। लेकिन अगर जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो 2 टाइम्स Vm sin थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा VR sin थीटा, ठीक है। अगर 2 VR sin थीटा है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे बचेगा VR sin थीटा। फिर इसकी ये और ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है। मतलब पहले इधर जा रही थी, अब वो इधर नजर आएगी उसे, ठीक है। तो बैकवर्डली जाने लगेगी रेन, अपोजिट डायरेक्शन में पहले इधर जा रही थी तो इधर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और 180, बिकॉज 0 या 180 होता है तो वो वर्टिकल मोशन माना जाता है। इसके अलावा एंगल है तो वो प्रोजेक्टाइल है। एयर ड्रैग को हमें इसमें नेगलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जो ग्रेविटी में जितने भी वेरिएशन आते हैं हाइट पर या फिर डेप्थ में, उसे भी हमें नेगलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अगर हम सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो अलॉन्ग एक्स तो कांस्टेंट होता है क्योंकि ax 0 है, तो ux हमेशा कांस्टेंट रहता है, u cos थीटा i कैप, vx ux के इक्वल रहेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन रहेगा x डायरेक्शन में। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे vy 0 हो जाता है और vx हर जगह कांस्टेंट रहेगा। फिर हम देखेंगे अलॉन्ग y, तो uy जो होता है u sin थीटा j कैप में होता है, ay - g j कैप। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हाफ mu², और काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ mu² cos² थीटा। इसे कह देते हैं E0। अगर इसे E0 कह रहे हैं तो ये E0 cos² थीटा है। ये मिनिमम वैल्यू है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे y का कॉम्पोनेंट टोटली 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी स्पीड जो होगी यहाँ पे मिनिमम रहेगी, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें टॉप मोस्ट हाइट पर मिलेगी। फिर अगर हम मोमेंटम देखें तो mu cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है x में, लेकिन y में वेलोसिटी हमेशा चेंज होती जा रही है, और जब लास्ट पॉइंट पे आती है तो वो नीचे की साइड होती है जो ऊपर में होती है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो मोमेंटम इज कंजर्व अलॉन्ग एक्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक्स में लगा सकते हैं, लेकिन वाई में ये चेंज हो जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल से हम देखेंगे, फाइनल है -mu sin थीटा -mu sin थीटा इनिशियल वाला, तो ये चेंज आता है -2mu sin थीटा j कैप। अब हम स्पीड आफ्टर टाइम t देखेंगे, तो वो √y u² + g² t² -2u sin थीटा gt। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं या फिर डेराइव कर सकते हैं। ux तो कॉन्स्टेंट है u cos थीटा, फिर vy कितना हो जाएगा, uy - gt, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g या फिर 2uy बाय g, ठीक है। हाइट होती है u² sin² थीटा अपॉन 2g या फिर uy² अपॉन 2g, ठीक है। फिर रेंज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। रेंज होता है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x, तो वो होता है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g या फिर u² sin 2 थीटा बाय g या फिर 2ux uy बाय g। यहाँ पर हमने वो इक्वेशन यूज़ करी है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, या फिर 2ux uy बाय g। मैक्सिमम रेंज आती है 45 डिग्री पे, जो कि होती है u² बाय g। अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 45 है दूसरा भी 45 होगा, तो 90 सम आना चाहिए, ठीक है। तो रेंज होती है 4 √h1 h2, और रेंज का दूसरा फॉर्मूला ½ g t1 t2
R1 इजकल्स टू R2, मतलब रेंज सेम रहती है और ये हाइट से रिलेशन है इसका, ये टाइम से, ठीक है। और H1 प्लस H2 यू स्क्वायर बाय 2G होता है, H1 अपॉन H2 tan स्क्वायर थीटा होता है। अब हम जनरल रिलेशन देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। ये तो थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ये वाले सारे, और ये जनरली अगर हमारे पास कोई भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हम हमेशा लगा सकते हैं। सबसे पहला है रेंज इजकल्स टू 4h cot थीटा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। तो अगर हमारे पास थीटा 76 होता है तो tan थीटा 4 होता है और रेंज इजकल्स टू हाइट हो जाती है, ठीक है। tan थीटा 4 है, cot थीटा 1/4, तो रेंज इजकल्स टू हाइट, ओके। फिर थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है और कितनी होती है 4h के बराबर, बिकॉज cot थीटा 1 होगा 45 पर। फिर ये एक और फॉर्मूला, हाइट इजकल्स टू 1/8 GT स्क्वायर, रेंज इजकल्स टू हाफ GT स्क्वायर cot थीटा, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े बहुत हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हम एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन बीच में क्या होगा 0, क्योंकि दोनों का -g था तो रिलेटिव क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल होगा। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इट मीन्स इट इज़ अ पैराबोलिक पाथ, और इट इज़ x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब हमने y में कोई वेलोसिटी नहीं दी, सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये u तो कांस्टेंट ही रहेगा, y में v इक्वल्स टू u प्लस at वाले फॉर्मूले से यहाँ पे gt वाली वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इनिशियल 0 थी और यहाँ पे 80 बचा, मतलब gt। ये नेट वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगल थीटा है। नेट वेलोसिटी रहेगी √u² प्लस g²t²। अलोंग x देखेंगे तो ux vx कांस्टेंट है, ax 0 है। अलोंग y देखेंगे uy 0 है, vy इक्वल्स टू -gt। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू gx² बाय 2u²। थीटा इज एंगल बाय विच बॉडी हिट द ग्राउंड। नेक्स्ट है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर पहले एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, देन किसी रेंज को कवर करता हुआ और मैक्सिमम हाइट को कवर करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये u है, ये uy, ये ux। x फिर से क्या रहेगा, x मतलब डिस्टेंस अलोंग x डायरेक्शन, जो कि रेंज होता है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। uy कितना होगा, u sin थीटा, ay माइनस c रहेगा। रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u बाई जी √u² प्लस 2gh, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे तो इसमें इसका यूज़ क्या करते हैं कि अगर हमें -h हमें पता ही है कि किस हाइट से फेंका हुआ हमने, उसे हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, फाइनली नीचे ही आएगा, तो -h। अगर ऊपर फेंका है तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt², बिकॉज नेगेटिव में है सॉल्यूशन। तो इसकी जो भी टाइम की वैल्यू निकलेगी हमारे इस इक्वेशन से, ठीक है, तो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमें रेंज मिलती है। u cos थीटा हमें पता ही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से जो टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर हमने नीचे के डायरेक्शन में फेंका है तो -h रहेगा, और uy भी अब कैसा रहेगा, निगेटिव, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर निगेटिव में भी लिख देंगे, सेम ही वैल्यू आएगी। अब आता है सर्कुलर मोशन। एंगुलर क्वांटिटीज डिपेंड ऑन चेंज इन एंगल ऑफ बॉडी, देयरफॉर दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जो भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो ऑब्जर्वर की लोकेशन पर भी डिपेंड करती हैं और ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती हैं। फिर जैसे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है टोटल एंगल ट्रेवल्ड, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं मानना, जैसे 1 राउंड है तो हम एंगल को 2π लेंगे, 0 नहीं लेंगे। डिस्प्लेसमेंट टोटल राउंड में 0 हो जाएगी, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टोटल एंगल, तो इट इज़ 2π। अगर 2 राउंड है तो 4π हो जाएगा, ठीक है। पाई रेडियन में होता है जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री पाई बाई 180 होता है। अगर x डिग्री को रेडियन में लिखना है तो वो होगा पाई बाई 180 इंटू एक्स, जो कि रेडियन में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो पाई बाई 180 इंटू 60, दैट इज़ पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट है ओमेगा, जो कि होता है डी थीटा बाई डी टी, जो कि रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है।
और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा की एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड है, बिकॉज इसे हम आरपीएम और आरपीएस में भी डिनोट करते हैं। 1 राउंड पर मिनट का मतलब होता है 2π/60 रेडियन पर सेकंड, और 1 आरपीएस होता है 2π रेडियन पर सेकंड। अगर हमें बोला है कि ओमेगा है 3 आरपीएम, 3 आरपीएम को हम लिखेंगे 3 × 2π डिवाइडेड बाय 60, वो उसका एसआई यूनिट होगा, वो फाइनल वैल्यू होगी जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें आरपीएम में मिला है तो हमें 2π/60 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तब हम उसे एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू L/R, V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R, या फिर ओमेगा परपेंडिकुलर R। ओमेगा आता है फिर V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय R। अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन इज d ओमेगा बाय dt, और ये तीनों ही ओमेगा, थीटा और अल्फा एक्सियल वेक्टर हैं, बिकॉज ये एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। इसमें जनरल इक्वेशन सेम रहेंगी, अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा इज ओमेगा नॉट इनिशियल मतलब प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, वही 3 इक्वेशन जो मोशन में होती थी। सिमिलरली बॉडी रेस्ट पर यूनिफॉर्म अल्फा होगा तो थीटा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, x 3x 5x 7x 9x, थीटा 1 2 3 हो जाएगा, x 4x फिर 9x फिर 16x 25x। ठीक है, फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कहते हैं बिकॉज ओमेगा उसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो सेम रेट से कॉन्स्टेंटली मूव करती, रोटेट करती है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर कोई सा भी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सिंस वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क क्या हो जाएगा 0, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज 0 होगा तो वर्क 0, और वर्क होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर भी 0 हो जाएगी। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वर्क हमेशा 0 होता है, बिकॉज वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, जिसकी वजह से पावर 0 होती है, और पावर 0 होती है तो वर्क 0 होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म कह रहे हैं लेकिन रियलिटी में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड सेम है इसकी। ठीक, फिर आता है सेंट्रीपिटलाइजेशन, जो कहता है v²/r, ओमेगा स्क्वायर r या फिर v ओमेगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है 2r sin θ/2, वेलोसिटी चेंज का होता है 2v sin θ/2। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए नेट आता है √ac² + et²। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है सेंट्रीपिटल के अलावा। टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है dv/dt अल्फा r। यहाँ पर है जैसे ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, ये टेंजेंशियल जो कि वेलोसिटी के अलॉन्ग या फिर अपोजिट में होता है, ये नेट एक्सेलरेशन है, थीटा एंगल है, tan थीटा यहाँ पे आता है ac/at। ठीक है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, और सेंट्रीपिटल वो डायरेक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी कैसे देखते हैं। अगर कोई रिजिड है ये बॉडी, वैसे कोई रॉड समझ सकते हैं, तो v1 cos θ1 अगर v2 cos θ2 के बराबर है तो हम कहेंगे कि एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, फिर आता है क्लॉक। क्लॉक में ओमेगा होता है 2π डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सेकेंड, अगर सेकेंड क्लॉक है तो उसके लिए ओमेगा आएगा 2π/60। मिनट हैंड के लिए 2π/3600, आवर हैंड के लिए 2π/12 × 3600 रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू।